अस्सलाम वालेकुम। जॉइंट सेशन के साथ मैं हूँ सैयद आयशा नाज। और आज जैसे कि अदालती कार्रवाई से सभी एक्सपेक्ट कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शंस के हवाले से, फंड्स के हवाले से, इंतखाबात एक ही दिन इनेकाद के हवाले से जो समात हो रही थी कि तख्त या तख्ता कोई एक नतीजा आज निकल आएगा। लेकिन इस दौरान आज की समात में क्या हुआ या बॉडी लैंग्वेज कैसी रही, रिमार्क्स कैसे आए, इस पर तबसरों तजियों का सिलसिला सोशल मीडिया पर भी जारी है और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में भी कोई कह रहा है गालिब के उड़ेंगे पुरजे, या इस पर चैमगोइयों का सिलसिला भी है कि ऐसा क्या हुआ कि बात इंतहा तक नहीं गई या कोई ऐसा डिसीजन नहीं आया जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था। मीनवाइल हम देख रहे हैं कि मुज़ाकरात का आगाज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमती इत्तेहाद के दरमियान बाज़ाब्ता तौर पर हो चुका है और इस वक्त मुज़ाकरात चल रहे हैं। मुज़ाकरात की कोशिश इससे पहले भी की गई, लेकिन शायद ये संजीदा नौयत की पहली कोशिश है क्योंकि चेयरमैन सेनेट इसको इनिशिएट कर रहे हैं और वो इसमें सहूलतकार का किरदार अदा करें, जो कि पहले की निस्बत एक मुनफरिद बात है। आज के दिन की डेवलपमेंट्स का आगाज़ सुप्रीम कोर्ट की समाअत से ही हो गया था और इसमें हमने ही देखा कि चीफ जस्टिस साहब की जानिब से सीरियसनेस काफ़ी दिखाई गई और कहा कि अगर कोई नतीजा नहीं निकलता तो अदालत का पहले का फैसला अपनी जगह पर मौजूद है। दूसरी तरफ हमने आज कौमी असम्बली के फ्लोर पर यह कार्रवाई देखी कि तहरीक एतमाद के वोट लेने पर जो कार्रवाई, इससे पहले मरियम औरंगजेब साहिबा जिसकी तरदीद कर चुकी थी कि ऐसा कोई ख्याल आया ही नहीं सामने, बाद में उन्होंने इसको करेक्ट करते हुए कहा कि जिस दिन का हवाला दिया गया खबर में उस दिन ये डिस्कस नहीं हुई थी। लेकिन आज शहबाज शरीफ साहब ने एतमाद का वोट लेकर पार्लियामेंट के हवाले से अपने एतमाद को दिया, साबित कर दिया। उन्हें 180 वोट्स मिले हैं और उसके बाद शहबाज शरीफ साहब क्या फरमा रहे थे वो शामिल करेंगे। स्पीकर, मेरा फर्ज है कि पार्लियामान के फैसले का एहतराम करना, मेरा फर्ज है कि मैं इनके साथ खड़ा हूँ। जो फैसले इन्होंने किए हैं, जो करारदादे इन्होंने पास की हैं, आपके तोसत से मैं और मेरी हुकूमत इनके साथ खड़ी है। मैं इनका मान नहीं तोड़ूंगा और इनके साथ खड़ा हूँ। बिल्कुल जनाब स्पीकर, हर सूरत आइन को बनाना, आइन में तरमीम करना, ये पार्लियामान का इख्तियार है। अदलिया को आइन रीराइट करने का कोई इख्तियार नहीं, ये हो नहीं सकता। ये है वो कानून की खिलाफ वर्जी और आइन की खिलाफ वर्जी जो हो रही है। और जनाब स्पीकर, उसके ऊपर अगर पार्लियामान सदाए एहतजाज बुलंद करे, उसके ऊपर पार्लियामान अगर खड़े होकर ये कहे कि हम इसकी इजाजत नहीं देते, तो फिर उसके ऊपर जनाब कंटेम्प्ट का वार उसके लिए थ्रेट किया जाए, फैसले में लिखा जाए कि जनाब आपने हमारा हुक्म नहीं माना। तो इसका मतलब ये है कि आपका वजीर आजम जो मेजोरिटी जो है हाउस की खो बैठा है, आज हाउस ने अपना फैसला दे दिया है। वोट को इज्जत दो का अमली मुजाहरा शहबाज शरीफ साहब ने किया, करके दिखाया। ख्वाजा आसिफ हमारे वजीर दिफा क्या फरमा रहे थे? इस वक्त जो सहूलतकारी जो है PTI की 3 जज कर रहे हैं, हमें उनका कोई फैसला मंजूर नहीं है। वजीर आजम साहब अपनी मैग्नेनिमिटी में ये बात कह गए हैं, लेकिन हमें कोई फैसला उनका मंजूर नहीं है। जो पिछले चंद हफ्तों का एटीट्यूड शो किया गया है, जिस तरह सहूलतकारी की गई है, जिस तरह जो है फैसले किए गए हैं, जिस तरह जो है हमें डिक्टेट करने की कोशिश की गई है, हमें मुज़ाकरात जो है ये सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है। लेकिन जो फैसले जो हैं जनरेट किए जाएं किसी को प्रोटेक्ट करने के लिए, किसी के मकसद के हसूल के लिए जनरेट किए जाएं, वो हमें काबिल कबूल नहीं है। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि असेंबली से तो बाहर है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के बाहर वो खासी बेताब थी कि इस हवाले से कोई हुक्म आ ही जाता तो बेहतर था। फवाद चौधरी साहब क्या फरमा रहे थे समाअत के बाद? खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब का मतलब यह है 75% आबादी पाकिस्तान की इस वक्त गैर नुमाइंदा हुकूमतों के अंडर है। गैर नुमाइंदा हुकूमतों का तस्वुर पाकिस्तान के आइन में नहीं है, लिहाजा ये प्रोसेस लंबा नहीं चल सकता। 2-3 दिनों में आप फैसला कर लें। आपने ये इलेक्शन करवाने हैं हर सूरत में और सुप्रीम कोर्ट का हुक्म इसके ऊपर वाज़ेह है। और इनके हमरा मौजूद थे शेख रशीद अहमद साहब, वो क्या फरमा रहे हैं? ये इनकी हुकूमत की एक साजिश है कि जितने डिलेड टैक्टिक्स इस्तेमाल करके मज़ाकरात के नाम पर झांसा दिया जाए, मज़ाकरात के नाम पे धोखा दिया जाए। कोई मज़ाकरात से नतीजा नहीं निकलेगा, कोई नतीजा नहीं निकलेगा। सड़कों और चौराहों पर इनसे इलेक्शन लेंगे और सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे से नतीजा निकलेगा। इरादे बिल्कुल वाज़ेह बता रहे हैं शेख रशीद अहमद साहब। और आज के जो मुज़ाकरात हैं ये किस नहज पर पहुँचते हैं? अपनी अपनी जगह पर हर सवाल बहुत अहम है और इनके जवाब तलाशने के लिए हमने आज दावत दी है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब मेरे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। आइनी और कानूनी माहिर डॉक्टर खालिद रांझा साहब मुझे वीडियो लिंक पे ज्वाइन कर रहे हैं, जबकि अतर काज़मी और राना मुबशर साहब हस्ब मामूल हमारे शो की जीनत हैं। तो अतर, आज जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था अदालत से, आपको समाअत वैसी ही दिखाई दी या उसके बरक्स? देखें, पहली बात तो ये है कि समाअत के नतीजे में मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं।
पहले ये कहा गया था कि जी हम अदालत के कहने के ऊपर मुज़ाकरात नहीं करेंगे, हम अदालत के किसी फैसले को नहीं मानते। तो 6 बजे आज मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं और अभी तक की जो हमारी इतलात हैं उनके मुताबिक 7 बजे मुज़ाकरात के अंदर उन्होंने ब्रेक ले ली है, क्योंकि वो जॉइंट सेशन देखेंगे और वो देखेंगे कि राना साहब का जो डंडे सोटे वाला बयानिया अभी भी वो कायम है, हमने मामलात खुद हल करने हैं या कहीं और से हल होंगे। तो ये सियासतदानों ने फैसला करना। दूसरी बात देखें, आप इस वक्त जो है ना पाकिस्तान के अंदर प्रैक्टिकली बुनियादी तौर पे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त इमरजेंसी लग चुकी है। इमरजेंसी जब लगती है आपके बुनियादी हकूक मुअत्तल हो जाते हैं। इलेक्शन के अंदर वोट डालना जो एक बुनियादी हक है वो मुअत्तल कर दिया गया है। इमरजेंसी जब लगती है तो कोई भी हुकूमत हो वो अपनी आइनी मुद्दत से ज़्यादा वो रह सकती है, कायम रहती है। जो निगरान हुकूमतें हैं उनकी आइनी मुद्दत पूरी हो जाएगी, उसके बाद भी वो कायम रहेंगी। तो ये तो बिल्कुल वाज़ेह है कि पाकिस्तान के अंदर एक तरह से प्रैक्टिकली इस वक्त इमरजेंसी लगी हुई है। दूसरी बात यह है कि जी आज पार्लिमान के अंदर उस समात के नतीजे में ही पार्लिमान के अंदर आसिफ जरदारी साहब के फर्जंद, वो आसिफ जरदारी जिन्होंने कुछ दिन पहले कौम को बताया कि हमारा तो इस हुकूमत से कोई ताल्लुक ही नहीं है, उनके बेटे ने बरखुरदार ने उधर वहाँ पे करारदाद पेश की पार्लिमान के अंदर कि जी हम एतमाद करते हैं शहबाज शरीफ साहब के ऊपर, और साथ ही ये फरमाया कि जनाब हम 3-2 के जो फैसला है उसको नहीं मानते। वज़ीर आज़म साहब ने भी ये कहा। इस वक्त जो बुनियादी तौर पे आइन के खिलाफ, अदालत के खिलाफ जो कैंपेन चल रही है उसकी आर्किटेक्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत है। ये बिल्कुल वाज़ेह है। वो बाहर आके कहते हैं जी हम 90 रोज पे कायम है, इस पे कायम है। नहीं, जो चीफ जस्टिस साहब के खिलाफ कैंपेन चल रही है, जो अदालत के खिलाफ कैंपेन चल रही है, जो आइन के खिलाफ कैंपेन चल रही है, उसकी आर्किटेक्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। ये मैं क्यों कह रहा हूं, आप बिलावल भुट्टो साहब का आज बयान सुन लें। उन्होंने पहले कहा कि हम अदालत के फैसले को नहीं मानते। दूसरी बात, आज जो समात हुई उस समात के अंदर क्या हुकूमत ने वहां पे जाके कहा कि हम आपके 3-2 के फैसले को नहीं मानते? वहां पे तो इन्होंने कहा कि हम फैसले के ऊपर अमल दरामद करने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। तो ये कैसा बयानिया है कि जो पार्लिमान के अंदर कुछ और है, कानूनी तौर पे कुछ और है। अभी तक उस फैसले को इन्होंने ना गलत कहा है अदालत में, ना उसको चैलेंज किया है। तो वो तो फैसला अपनी जगह पे कायम है, लेकिन इन जो समात के नतीजे में आज फिर दोबारा मुज़ाकरात शुरू हुए, जिसके हवाले से हुकूमत का कहना था कि इमरान खान पहले माफ़ी मांगेगा तो हम मुज़ाकरात करेंगे। अब ये किसके कहने पे दौड़ें लग रही हैं? ये अदालत के डर की वजह से दौड़ें लग रही हैं, लेकिन इसका नतीजा कोई नहीं निकलेगा और समात का ऑर्डर आना भी बाकी है। लेकिन अदालत को भी देखना होगा कि कितना मोहलत वो देंगे, क्योंकि उन्होंने आइन और कानून के मुताबिक फैसला करना है, ना कि कोई पंचायत लगा के कोई किसी कंसेंसस बिल्ड करना। ये अदालत का काम नहीं है। आप समझते हैं कि आइन टूट रहा है, अगर आप समझते हैं कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है तो फिर अदालत को फैसला देना चाहिए। अच्छा, ये जो 2021 में ये याद है कि जब हफीज शेख साहब को सेनेट में शिकस्त हुई थी तो इमरान खान साहब ने एतमाद का वोट लिया था, शहबाज शरीफ साहब ने भी एतमाद का वोट लिया, लेकिन फवाद चौधरी कहते हैं कि सदर के एडवाइस के बगैर आप ऐसा नहीं कर सकते। ये अचानक पार्लियामेंट का इतना एक्टिव होना और चीफ जस्टिस साहब का थोड़ा डाउन टोन में आना, ये क्या जाहिर करता है? देखिए, मैं अतर काज़मी साहब की एक चीज़ से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि अगर कोर्ट ने फैसला दिया है और वो समझती है कि आइन की खिलाफ वर्जी हुई है तो उसको इम्प्लीमेंट कराए। यहाँ पे लोगों को बिठाना, उनको चांसेस देना एंड थिंग्स लाइक दैट, यू नो। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, जहाँ पे मौलाना फजलुर रहमान साहब जो आके कह रहे हो कि जनाब मैंने बातचीत ही नहीं करनी, और वहाँ वहीं से शुरुआत जो हो रही है वहां पे इट्स इन अ बैड टेस्ट, गलत फुटिंग पे शुरू हो रही है सारी चीजें। तो वहां पे क्या नताइज निकलने उन सारे मुज़ाकरात के? मुज़ाकरात साथ कुछ भी ये सब नजर आ रहा है। चले राना साहब, मुझे ना जरा टू द पॉइंट इस बात का जवाब दें। एक तो ये कि मुनासिब हुक्मनामा आपके मुताबिक कब तक आ सकता है? जाहिर है कुछ चीजें डिले नहीं हो सकती इतनी। अब 14 मई तो सर पर है और तेजी से काम होंगे, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट करे या मुज़ाकराती टीम्स करें। अगर डेडलॉक बरकरार रहता है तो क्या होगा और मुनासिब हुक्मनामा कब तक आएगा? मुनासिब हुक्मनामा जो है जनाब बिल्कुल आ सकता है, किसी वक्त भी आ सकता है, इस पर कोई डिले नहीं होगा। और अगर डिले होगा तो दैट मीन्स कि जो इंटरनल यहाँ पे रिफ्ट है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वहाँ पे कुछ लोग जो है वो गिव अप कर गए हैं अपने डिसीजन से। सो लेट मी पुट इट दिस वे, अगर नहीं कर सकते तो फिर ठीक है, या तो अपना फैसला वापस ले लें, या फैसला वापस नहीं ले सकते तो अपना जो फैसला दिया हुआ है जिस पे कह रहे हैं कि जनाब हम वहाँ पे उस पर कायम है, उसको इम्प्लीमेंट करें। नहीं होता तो इसमें जितना डिले करेंगे उतनी कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है, उतने प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। और इसमें एक दरमियानी रास्ता कुछ भी नहीं हो सकता। राना साहब तस्दीक करेंगे, दरमियानी रास्ता ये है कि असेंबलियां रिस्टोर कर दी जाए।
लेकिन ये असेंबलियां अगर अब रिस्टोर कर देते हैं तो ठीक है, कर दें, जो जो यहाँ पे बेहतर समझते हैं उसको करके देख लें। लेकिन जब भी असेंबलियां रिस्टोर होंगी तब भी एक इशू खड़ा हो जाएगा और वहां पे भी कोई कहा जाए कि स्मूथ यहाँ पे सेलिंग होगी, आई डोंट थिंक सो। स्मूथ सेलिंग अब नहीं होगी। किसी जमाने में ठीक है, आप पंजाब में देख रहे थे कि ऊपर नीचे हो रहा था काम, तो चल भी रहा था साथ साथ काम, लेकिन नहीं, आई डोंट थिंक सो। अगर असेंबलीज रिस्टोर हो भी जाएंगी तो यहाँ पे अनसर्टेनिटी रहेगी, पंजाब की असेंबली के अंदर रहेगी, केपीके की असेंबली के अंदर रहेगी। और क्यों मौलाना साहब चाहेंगे कि उनके हाथ में केपीके की हुकूमत आई उनके अपने हाथों से चली जाए? सो आई डोंट थिंक सो दैट्स हैपनिंग। मजीद क्राइसिस के अंदर क्राइसिस बढ़ाने वाली बात है। आप इसको या तो सारी चीजें जो है, एक रास्ता जो है जो आपस में कहा गया है कि उस नताइज निकाल लें, आप मिल के बैठ के कोई डेट डिसाइड कर लें, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। हम तो कहते रहे हैं कि जनाब आप बैठ जाए, लेकिन आई डोंट सी दैट वर्किंग इवन। और अगर आप असेंबली रिस्टोर भी करते हैं, केपीके की असेंबली, पंजाब की असेंबली, और आप समझे कि फिर स्मूथ सेलिंग हो जाएगी, वो भी नहीं होगी। सो द ओनली वे आउट इज कि आप जो फैसला करना है पॉलिटिशियंस ने वो मिल के बैठ के कर लें तो बहुत बेहतर होगा, जो मुझे होता हुआ नजर नहीं आ रहा। अच्छा, ये पहली बार ब्रिगेडियर साहब पार्लियामेंट इतना ताकत का मुजाहरा कर रही है, इतनी एक्टिव है, क्या वजह हो सकती है इस कॉन्फिडेंस की शहबाज शरीफ साहब के? बिस्मिल्लाह रहमान, बहुत शुक्रिया। ये बात सही है कि हमने कभी पार्लियामेंट को इस तरह एक्टिव नहीं देखा, बल्कि मैं कहूँगा कि इस तरह का सूरत हाल पहले कभी नहीं देखी कि जिस तरह पार्लियामेंट और आला अदलिया के दरमियान, सुप्रीम कोर्ट के दरमियान जो मुहाजराई हुई है, जो एक्चुअल गोलाबारी हम देख रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, कितने हफ्तों से ये मामला चल रहा है, अनप्रेसिडेंटेड है। मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान में इस वक्त जो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है, ये बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग्ड हो गया है। और मुझे तो ऑनेस्टली, मैं बड़े लाइट टोन में ये बात कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है जिस तरह कि अल्लाह ना करे कि कोई पाकिस्तान पे किसी ने कोई काला जादू किया हो, स्पेल किया हुआ इस मुल्क के ऊपर, कि ये मुल्क जो है ये निकले ना इस क्राइसिस से। इसी में ये लोग चलते रहे, ना दवा काम कर रही है, ना दुआ काम कर रही है, कोई चीज़ काम नहीं कर रही, रिजल्ट ही कोई नहीं आ रहा है। देखिए माजी में क्या होता था, अगर आप मुझे आधा मिनट दें, माजी में ये होता था, मैं 90s की बात कर रहा हूँ, कि जब भी खुदा न खास्ता ऐसा कोई बड़ा क्राइसिस आता था गवर्नेंस का, हुकूमत के हवाले से, तो जनरल ज़ियाउल हक का वो एक होता था मशहूर ज़माना आर्टिकल 58B2, वो सदर साहब लगाते थे और जो गवर्नमेंट रोग होती थी उसको अगले दिन घर भेज दिया जाता था। फिर जारी बात है उसको, अभी काला जादू है तो तब सामरी जादूगर था। नहीं सुने फर्क है। नहीं, मेरी बात सुने, मेरा मतलब ये है कि क्राइसिस को प्रोलॉन्ग नहीं किया जाता था कि जनाब ये मुल्क के लिए ठीक नहीं है। या दूसरा तरीका क्या होता था, जब हालात और खराब होते थे तो मिलिट्री टेक हो जाता। अब दोनों चीजें नहीं हैं। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, नहीं, आपने कहा कि कभी इस तरह आमने सामने नहीं, मेरा ख्याल है पार्लियामेंट और अदलिया के दरमियान कश्मकश तो हमेशा से रही है, लेकिन तब वजन पार्टी का, मेन पार्टी का किसी एक के पलड़े में होता था और हमें पता होता था कि कोई इस तरफ से आ रहा है। देखिए, अब की बार ऐसा नहीं है। मुझे ये लग रहा है कि ये एक वो क्राइसिस ऑफ, इसको आप कहते हैं मदर ऑफ ऑल क्राइसिस। नहीं जी, वेंजेंस है। अच्छा। ये कुछ किसी किस्म का रिवेंज लिया जा रहा है पाकिस्तान के साथ कि ऐसे हालात क्रिएट करो, ऐसे नेगेटिव हालात क्रिएट करो कि देखे ना, आज की जो वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है, वो किसी ने कहा जी वो अपोजिशन वालों ने भी कुछ वोट दिए, फला ये वो। मैंने कहा यार दिस इज जस्ट अ पॉलिटिकल गिमिक, इसलिए मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि हम किसी तरह क्राइसिस से निकलें, कैसे निकलें, जो कुछ भी हो जाए। अगर आज उनके जो ढील दी है चीफ जस्टिस साहब ने कि चलो भाई मैं आपको टाइमलाइन नहीं देता हूँ, टेक अ फ्यू डेज मोर, ये जितना टाइम है आप आपस में फैसला करें, कोई संजीदा किस्म की मुज़ाकरत करें और जो हम लेके आएंगे हम उस चीज़ को मान लेंगे। मतलब ये इलेक्शन ऑन वन डे, असूलन इलेक्शन ऑन वन डे बिल्कुल ठीक बात है, ये तो आइडियल है। माजी में तकरीबन यही होता रहता है, एक दो दफ़ा नहीं हुआ, लेकिन अब वो एग्री करें, क्या उनकी सिंसेरिटी है, क्या संजीदगी है, क्या वो चाहते हैं कि इससे इनके मुज़ाकरात फेल हों या बाय टाइम किया जाए। सो देखें, मेरा कहने का मतलब ये है कि दिस हैज़ टू एंड समहाउ, ये ज़्यादा प्रोलॉन्ग अब नहीं कर सकता। मुझे अभी भी लग रहा है जो आज एकदम ये बैठे हैं, ये जो ढील दी है चीफ जस्टिस साहब ने, अगर ये बिल्कुल बेनतीजा साबित होती है तो हो सकता है कि फिर वो ढील देने के बाद ही कम्स डाउन विद द हैमर एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, उससे जारी बात है फिर और खप पड़ेगी मुल्क में। मुझे ये भी महसूस हो रहा है कि ये नवाज साहब सऊदी अरेबिया पीछे गए हैं, तो लग रहा है कि सऊदी अरेबिया की, मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन मैं महसूस कर रहा हूँ कि उस विजिट के बाद अब देख रहे हैं
शायद देयर इज अ बैक चैनल प्रेशर ऑन पाकिस्तान बाय आवर फॉरेन फ्रेंड के पुट योर हाउस इन ऑर्डर। ये पाकिस्तान एक न्यूक्लियर इस्लामिक पावर है, ये नहीं चल सकता इस तरह। ठीक है, इट कैनॉट गो अलोंग लाइक दिस, इट हैज टू एंड। और एक मैं लास्ट बात कहूंगा, एक लास्ट बात आपसे ही सवाल करना है राणा जी, साहब। मैं एक बात लास्ट करना चाह रहा हूँ, वो मनहूस सॉरी फॉर यूजिंग दिस वर्ड इन लाइव प्रोग्राम, 1.2 अरब डॉलर और फिर ये मनहूस 21 अरब रुपया। जनाब ये दो फिगर्स ने हमें तो पूरी कौम को यरगमाल बनाया हुआ है। ठीक है, एंटायर पीपल, सारे सिस्टम को ही, बिल्कुल सारे सिस्टम को। अच्छा ब्रिगेडियर साहब थोड़ी जी, मैं ब्रिगेडियर साहब थोड़ा सा मेरी भी गल सुन लो। मैं ये कहना चाह रहा हूँ ब्रिगेडियर साहब, अगर ये यहाँ पे किसी कंसेंसस पे पॉलिटिकल पार्टीज नहीं पहुंचती, उनके नुमाइंदगान नहीं पहुंच रहे, तो एक अगर आप डिसीजन इम्प्लीमेंट होता हुआ देखते हैं तो व्हाट डू यू सी? अगर ये सारी चीजें वो कहते हैं जी हम डिसीजन मानते नहीं है, ख्वाजा आसिफ साहब खड़े होकर कहते हैं जी मैं डिसीजन नहीं मानता, एक और उठता है वो कहता है मैं डिसीजन नहीं मानता। सो अगर डिसीजन भी नहीं मानते और किसी पॉलिटिकल ये जितनी क्राइसिस हुआ है, लीडरशिप किसी जगह पे नहीं पहुंचती, कोई नतीजे पे नहीं पहुंचती, तो डू यू सी इमरजेंसी प्रैक्टिकली being implemented in Pakistan? I agree with you। अतर काजी साहब ने भी जो बात की वो ठीक है। मैं तो अभी तो चले आप कह रहे हैं ना कि महसूस हो रहा है कि ऑन ग्राउंड इमरजेंसी है, अनडिक्लेयर्ड। मैं समझता हूँ फिर पाकिस्तान में देयर शुड बी अ डिक्लेरेशन इमरजेंसी, बिकॉज एक न्यूक्लियर पावर इस तरह नहीं चल सकती। आप कब तक ये क्राइसिस को प्रोलॉन्ग करेंगे? 4 अरब डॉलर आपके हैं, अपना इमरजेंसी लग जाए या ऐसा कोई भी सॉल्यूशन, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट नहीं हो रहा। और मैं एक एग्जांपल देता हूँ, बड़ा भोंडा से एग्जांपल आपके, इंडिया के अंदर मर्सिडीज बेंज रोल आउट हो रही है, हम जहां 4 अरब डॉलर से आगे बढ़ते ही नहीं है। यार दिस इज नो वे यू रन अ कंट्री। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, चाहे इमरजेंसी लगाए या ऐसा कोई आउट ऑफ बॉक्स सॉल्यूशन हो तो क्या उससे मसाइल हल हो जाएंगे? आप तो फिर अगर कोई आउट ऑफ बॉक्स भी चीज नहीं, उससे कौन से मसाइल हल हो गया? तर प्लीज बात कीजिए, फिर मैं आगे डॉक्टर साहब के पास जाऊं। मुझे लगता है लाइन कनेक्ट हो चुकी है। जी मैं सिर्फ एक लाइनर सिर्फ ये जो अभी ब्रिगेडियर साहब ने कहा ना कि लगता है कोई काला जादू है या नहीं है। देखें अगर इसी तरह चलता रहा तो अदलिया इनके जिन निकालेगी। अगर अदलिया ने नहीं निकाले तो फिर जब इलेक्शंस होंगे तो अवाम इनके जिन निकालेगी। जो हुक्मरानों को जिन चिमटे हुए ना, जिस किस्म की ये बातें कर रहे हैं, तो ये सारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। से तो वो पब्लिकली डिस्कस ये किया जा रहा है कि जिन कहीं और निकले, किसी और के जिन निकाले गए हैं। नहीं, फिर अवाम निकालेंगे ना इलेक्शन। देयर इज अ टोटल ब्रेकडाउन ऑफ सैनिटी, देयर इज अ क्राइसिस ऑफ सैनिटी, अ क्राइसिस ऑफ मोरालिटी, अ क्राइसिस ऑफ गवर्नेंस। किस चीज का क्राइसिस नहीं है इस वक्त पाकिस्तान में? एक अच्छी बात हुई है, सॉरी मैं बड़े दिनों बाद आपके प्रोग्राम में आया, DGISP साहब की कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मुझे तसल्ली हुई कि हाँ 11 अप्रैल 2022 से पहले भी ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी जब नॉर्मल हालात पाकिस्तान में चल रहे थे। 11 अप्रैल के बाद वाले हालात नहीं थे। बिल्कुल ठीक है। और प्लस गुड न्यूज देखिए, प्राइम मिनिस्टर साहब आपकी अच्छी आपने अनाउंस किया कि रशियन ऑयल वहां पे लोड हो रहा है शिप में। गुड, ये काम अगर आप 8 महीने पहले कर लेते तो पाकिस्तान में टाइम पर करने वाले काम किए ही नहीं गए। किचन टाइम सेव्स 9। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, आपका काम अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक है और आप काफी अरसे के बाद हमारे प्रोग्राम में आए हैं, तो आपने सारे नुकात पर बात कर ली इकट्ठे ही। आप डॉक्टर खालिद रांझा साहब, आपके साथ लाइन कनेक्ट होते होते काफी बात हो चुकी, लेकिन हम यही नुक्ता जानना चाह रहे थे कि आज शहबाज शरीफ साहब को एतमाद का वोट लेने की जरूरत क्यों महसूस हुई? और इंडियन सुप्रीम कोर्ट के एक साबिक जज ट्वीट करते हुए पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर ये तनकीद कर रहे हैं कि ये तो 2 मिनट का काम था, आपने 224 सब आर्टिकल 2 की आपने सिर्फ तशरीह करनी है और उस पर आपने इतने दिन लगा दिए। आपका क्या ख्याल है कि वाकई ये काम इतना प्रोलॉन्ग नहीं होना चाहिए था जिसकी वजह से इतना बिगाड़ आया कि अभी भी उसके हल की कोई उम्मीद नहीं है? डॉक्टर साहब, मैं समझता हूँ कि जब आइन इतना वाज़े है इसमें तशरीह की क्या ज़रूरत है, लेकिन चूँकि हमने एक सियासी पस मंज़र क्रिएट कर दिया है अदालत के गिर्द भी, और अदालत को भी हमने डिवाइड कर दिया है कि ये फ़लाँ के साथ है, ये फ़लाँ के साथ है। मैं समझता हूँ कि जो हमारे गुफ्तगू हाँ टीवी पे होती है या हम बाहर करते हैं या प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, दैट हैज़ मेड इनरोड इनटू जुडिशल फोरम्स, और इसको मेरी निगाह में तो इट इज़ अ सिंपल मैटर whether the election should be held in 90 days or not। और वो अदालत कह चुकी है, वो कला भी कह चुके हैं। मैं नहीं समझता कि इसमें ऐसी कोई गंभीर बात रह गई है जो तालिब तशरीह है। ठीक है, तालिब तशरीह है और आज दोबारा मौका देना क्या बेबसी का इजहार है? डॉक्टर खालिद रांझा साहब,
इसको ज़रा वेरी गुड क्वेश्चन। अपने निगाह या इल्म से ना देखें, इसको देखें सड़क के निगाह से, सड़क क्या कह रही है। और मैं समझता हूँ आपने इतना हाइप करके इसको बिल्कुल ज़मीन पे ले आए हैं। पीपल आर एट्रीब्यूटिंग मोटिव्स टू इट विच आई थिंक इज़ वेरी अनफेयर। और इससे अदालत में लोगों का एतमाद कम हो जाएगा, बल्कि ख़त्म हो जाएगा। और जिसमें आप कहते हैं सतून है हुकूमत का, वो सतून अगर आपको गिरता नजर आए तो बाकी खड़े नहीं हो सकते। ये बड़ी अहम आपने बात की और ढके छुपे लफ्ज़ों में आपने बता दिया कि किसी भी मामले पर इतनी ज़्यादा आपको हाइप क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं होती कि उससे फिर एक्सपेक्टेशंस लग जाएं, फिर आप एक्सपेक्टेशंस पे पूरा ना उतर सकें। यानी कि हवा इतनी नहीं भरनी चाहिए कि वो बाद में आप बिल्कुल ही ज़मीन बोस हो जाएं। बड़ा अहम नुक्ता है ये। लेकिन क्वेश्चन वही है फिर ब्रिगेडियर साहब के मुताबिक कि काम क्या दिखा रहा है, काला जादू काम दिखा रहा है, लीक्स हैं, ब्रीफिंग है इन चैम्बर, या फिर हमारे स्पीकर साहब का ख़त है, या बैक चैनल कुछ मुज़ाकरात हो रहे हैं। आखिर चल क्या रहा है? ब्रेक के बाद आएंगे, इस पर मज़ीद बात करेंगे। वेलकम बैक टू द शो। हर बार ये सवाल होता है कि अब क्या होगा, क्योंकि अब तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खुसूसन नजरें थी कि वहीं से कोई रास्ता निकलेगा, लेकिन वहाँ भी आज हम थोड़ी डाउन टोन देख रहे हैं। और अभी मुनासिब हुक्मनामा आएगा तो और भी बहुत कुछ हो सकता है। इसके बाद जो प्रोग्राम्स हैं उनकी नेचर बदल जाए और डिस्कशन का सिलसिला भी बदल जाए। लेकिन अभी तक के मुताबिक तो ऐसे लग रहा है कि अदालत भी सियासी जमातों को एक और मौका देना चाहती है। एक तो ये कि बैरिस्टर अली जफर ने भी अदालत के रूबरू कहा कि इसे टाइम बाउंड होना चाहिए था क्योंकि वक्त बहुत कम है। और चीफ जस्टिस का ये कहना कि अगर कोई रास्ता नहीं भी निकलता तो हमारा पहला फैसला मौजूद है, आइन भी अपनी जगह पर मौजूद है और 14 मई का जो हुक्म है वो भी अपनी जगह पर बरकरार है। लेकिन मसला ये है कि चीफ जस्टिस साहब उस पर अमल दरामद कैसे करवाएंगे अगर ऐसा भी होता है? देखिए आयशा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इस हुकूमत का जो रवैया है, जिस तरह आपने भी पॉइंट आउट किया, पहले भी आपने जिक्र किया कि हुकूमत के जो बयान आते हैं वो तो वाज़े तौर पे कह रहे हैं हम जो मुल्क की सबसे बड़ी अदालत है उसके फैसले नहीं मानेंगे। अब हुकूमत का अगर अपना ये रवैया है, इलेक्शंस के हवाले से, आइन के हवाले से, कानून के हवाले से, अदालत के हवाले से, आप जितना मर्जी टाइम दे लें उसका तो कोई नतीजा नहीं निकलेगा। किसी भी रियासत को चलाने के लिए ज़रूरी है कि आइन और कानून के मुताबिक चलाए जाए। यहाँ पे तो वजीर ख़जाना खड़े होते हैं पार्लियामेंट के अंदर और वो कहते हैं व्हाट इलेक्शंस नहीं होंगे तो क्या होगा। जब आप एक ऐसा निज़ाम लेके आते हैं जो ना इलेक्शंस के जरिए आया, अब मोहतरम वजीर ख़जाना खुद अदालतों को मतलूब थे, बाहर बैठे हुए उनको जमानत मिल गई हिफाजती, सरकारी त्यारे पे उनको वापस लाया गया, सरकारी त्यारे पे वापस ला के एक इंतहाई अहम ओहदा उनको दे दिया गया, तो वो तो कहेंगे व्हाट इलेक्शंस, मैं कोई इलेक्शंस के नतीजे में थोड़ा आया हूं। फिर क्या उनको किसी काबिलियत की वजह से दिया गया या किसी रिश्तेदारी की वजह से दिया गया? उनकी जो काबिलियत है वो एक साल के अंदर इस हुकूमत की मुआशी फ्रंट के ऊपर हमने देख नहीं ली। 180 पे उन्होंने डॉलर लेके आना था, लेकिन वो किस नहज पे लेके आ गए? ये वो माइंड सेट है जिससे इस वक्त इस निज़ाम को, आइन को जिसे खदशा है या आइन को जिसे आप कह सकते हैं आइन का मुकाबला है इस माइंडसेट से, जो माइंडसेट ये कहता है कि ना हम इलेक्शंस करवाएंगे, ना हम आवाम को वोट का हक देंगे, ना हम सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानेंगे, तो फिर आप किस तरह उसका मुकाबला कर सकते हैं? तो मेरे ख्याल में सबसे बड़ा इशू ये है कि ये इस हुकूमत ने फैसला कर लिया है कि हमने आइन को रोंदना है, क्योंकि अगर हम इलेक्शंस में गए, अगर हमने आइन के ऊपर अमल दरामद किया तो हमारा इक़्तिदार खतरे में पड़ जाएगा। व्हाट इलेक्शंस को समझें आप, जब वो ये कहते हैं ना व्हाट इलेक्शंस, क्योंकि ये इलेक्शंस के नतीजे में नहीं आए, इलेक्शंस इनके लिए खतरा है, इस वजह से ये सारे इकट्ठे हुए हैं। तो जब तक ये लोग हैं मुझे नहीं लगता कि ये किसी नतीजे पे पहुंचेंगे कोई मुज़ाकरात करके। हाँ ठीक है, आपका तजिया मुसलसल यही कह रहा है और अभी तक तो साबित भी अतर यही हुआ है कि मुज़ाकरात का कोई नतीजा नहीं निकल रहा, क्योंकि दोनों फ़िरक़ैन अपनी अपनी शराइत पर कायम हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी भी मुज़ाकरात में ये कह रही है कि आप असेंबली डिज़ोल्व करें। राना साहब, इसमें अब दोनों तरफ बंद गली में सिचुएशन है, लेकिन पार्लियामेंट ने आज जो किया वज़ीर आज़म पर एतमाद का इजहार, एक तो ये कि वज़ीर आज़म ने ये साबित कर दिया कि उन्हें कैबिनेट का और पार्लियामेंट का एतमाद हासिल है। दूसरी तरफ हम अपने आर्मी चीफ को भी देखते हैं, कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में जो भी फैसले किए जाते हैं वो एक यकजहती के, यकजान होने के तासुर के तहत किए जाते हैं। लेकिन अगर हम सुप्रीम कोर्ट की तरफ आएँ तो सुप्रीम कोर्ट में एक वाज़ेह डिवाइड है। क्या ये वजह भी हो सकती है अंडर प्रेशर होने की या कामनेस शो करने की? देखें, एक तो जो ब्रीफिंग है ना उसको मत भूले, जो एक सिक्योरिटी रिलेटेड ब्रीफिंग दी गई थी और पार्लियामेंटेरियंस को भी दी गई थी और उसके अलावा जनाब यहाँ पे जज साहब को भी दी गई थी, उसको जहन से मत निकालें। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
वो मैं बार बार कह चुका हूँ कि वहाँ पे 70 जगहों पे इंगेजमेंट नहीं है। इन्होंने बताया था ISPR ने कि 70 जगह पे इंगेजमेंट्स हैं, 70 जगह से कई गुना ज़्यादा, कई नंबर ज़्यादा है। और वहाँ पे आई वुड से कि इंटेलिजेंस आउटफिट्स की इंगेजमेंट्स हैं, उसकी डिटेल में मैं नहीं जा सकता। सो एक अगर सिक्योरिटी के हिसाब से बात की जाए तो वो इंगेजमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि इस वक्त जो सारा न्यूक्लियस है वो यहाँ पे आगे शिफ्ट हो गया है। सारी दुनिया की जो एजेंसीज हैं वो यहाँ पे एक्टिव हुई है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, वो एक्टिव जो यहाँ पे हुई है उसको बताया नहीं जा सकता, उसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता पब्लिकली। और मैं कई मरतबा कह चुका हूँ उसको नहीं एक्सप्लेन कर सकते हम लोग, और उसके रीजंस हैं, मल्टीपल रीजंस हैं। खैर एनीवेज, सो उसकी डिटेल में नहीं जा सकते हम, बट द पॉइंट इज एंगेजमेंट है, हमारी प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं। बट देन अगेन ये जिस तरीके से पॉलिटिशियंस जो है, मेजॉरिटी ऑफ द, एक मिनट खत्म कर लेने दीजिएगा जी, मेजॉरिटी ऑफ द पॉलिटिशियन द वे दे आर हैंडलिंग थिंग्स, चाहे जो सी मर्जी साइड की फेंस पे ये लोग बैठे हों, चाहे हुकूमत की तरफ हो या अपोजिशन की तरफ हो, लेकिन ये जिस तरीके से हैंडल करने की सिचुएशन कोशिश कर रहे हैं उसमें एंड रिजल्ट जो है वो ऐसा निकल सकता है जो कि इमरजेंसी की तरफ जा रहा है। टुडे वी हैव स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट द इमरजेंसी एज इफ द ओनली साय ऑफ रिलीफ वुड बी इमरजेंसी। आज वो उस नहज तक हम पहुंच गए हैं। सो वो उस नहज तक जब हम पहुंच गए हैं तो पीपल शुड अंडरस्टैंड कि वो कितने डिसअपॉइंटेड है पॉलिटिशियन से या उनके फैसलों से या उनके रवैये से। सो वो इसलिए हमें इस पे उस नहज पे पहुंच चुके हैं, हम डिसाइड कर लिया हमने, और वी हैव स्टार्टेड टॉकिंग इन डेप्थ, इन डिटेल। अब हम इमरजेंसी की नीटी ग्रीटीज में जाना शुरू हो जाएंगे। सो वो इमरजेंसी की नीटी ग्रीटीज में जाएंगे तो वो टाइम स्पैन पे हम आना शुरू हो जाएंगे, कितने अरसे के लिए इमरजेंसी लगेगी। सो अगर हम वहां पे पहुंच चुके हैं, एक कहता है जी अब मैं सबसे बड़ी अदालत का फैसला नहीं मानते, दूसरा कहता है जी मेरे पास, मैंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लिया, मैं सबसे बड़ा यहाँ पे मुझे कॉन्फिडेंस हासिल है सब पार्लियामेंटेरियंस का, एंड वी विल नॉट फॉलो द इंस्ट्रक्शंस पास्ड और द ऑर्डर्स पास्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट, द बिगेस्ट कोर्ट ऑफ द कंट्री। वो नहीं मानते, ठीक है, चलो क्राइसिस बढ़ गया ना जी। तो फिर आप एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो चुकी है इस वक्त इमरजेंसी की, और वो इमरजेंसी की तरफ जा रहे हैं आप लोग। जो इमरजेंसी आज से कुछ हफ्ते पहले लगनी थी, जो नहीं लगी फॉर सो मेनी रीजंस, अब आप उस पर डिस्कशन कर रहे हैं, और उस डिस्कशन के बाद आप उसकी नीटी ग्रीटीज में जाएंगे और आप एक राह हमवार कर ले। एनवायरनमेंट क्रिएट होती है इमरजेंसी लगाने के लिए, एनवायरनमेंट बनती है, और आपके पास इस वक्त बड़ी कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बनती जा रही है विच कैन हेड टुवर्ड्स इमरजेंसी। वैसे डाना साहब जितनी बार आप कह चुके हैं, मेरा ख्याल है अब नहीं भी लगती तो लगा देनी चाहिए, लेकिन वही वाला सवाल अपनी जगह पर लाई दियो। हाँ जी, जितने सिद्के दिल के साथ ये मुसलसल बात करते आ रहे हैं, मुझे लगता है और कोई और ख्वाहिशमंद हो या ना हो, राना साहब के कहने पर ये लग जाएगी। लेकिन बात ये कि उससे से मसले का सोल्यूशन नहीं ना होगा। परवेज मुशर्रफ साहब ने लगा के क्या देख लिया था, उसके बाद मजीद वीक हुआ था पाकिस्तान। लेकिन अब की बात जो फर्क है ना राना साहब, जिसपे मैं आपसे सवाल करना चाह रही थी कि शहबाज शरीफ साहब ने आज कहा तौहीन अदालत पे अगर उन्हें घर भेजा जाता है 1000 बार घर जाने को तैयार है। शहबाज शरीफ साहब ना तो यूसुफ रजा गिलानी साबित हो रहे हैं, ना नवाज शरीफ। इस कॉन्फिडेंस की वजह क्या है? देखिए, कॉन्फिडेंस की वजह मल्टीपल है, एक रीजन नहीं है, मल्टीपल रीजन है। शहबाज शरीफ साहब बिल्कुल ठीक कॉन्फिडेंट हैं, उसके रीजन हैं। उसके रीजन ये है कि शहबाज शरीफ साहब इसलिए आए थे कि उन्हें कहा गया था, कुछ ऐसे इदारों ने उन्हें कहा था, मुल्क के इदारों की बात नहीं कर रहा, कुछ ऐसे इदारों ने उन्हें कहा था कि जनाब अगर शहबाज शरीफ साहब या आप लोग हुकूमत के अंदर आएंगे तो हम लोग आपको हेल्प आउट करेंगे फाइनेंशियली, मुल्क को हेल्प आउट करेंगे फाइनेंशियली। वो हेल्प आउट नहीं हुआ, और एक एनवायरनमेंट क्रिएट की जाएगी जिसमें 13 की 13 जमातें जो हैं वो सब लोग जो हैं उनके पीछे चलना शुरू हो जाएंगे और इमरान खान को भूलना शुरू हो जाएंगे। वो ऐसी यहाँ पे मतलब कि शहद और दूध की नहरें बहना शुरू हो जाएंगी। बट देन अगेन वो नहीं हुई, क्योंकि वहां पे ओवरलैप करनी शुरू होगी सिचुएशन। ओवरलैप इसलिए करनी सिचुएशन शुरू हो गई कि वहां पे आप डोनर लैंडिंग एजेंसी की तरफ चले गए, लैंडिंग एजेंसी के साथ आपने अपने ताल्लुकात ठीक नहीं किए। फिर आपके जनाब जो लोग फ्रेंडली कंट्रीज थे, जो आपको नॉट दे चुके थे, आपको हामी भर चुके थे, उन्होंने पहले लिंक किया आपको IMF के साथ, फिर उन्होंने जनाब IMF ने उनके साथ आपको लिंक करना शुरू कर दिया। सो यू आर बीइंग टॉस्ड अराउंड, एक टॉस कर रहे थे आप, मतलब आपको एक रफ अप किया जा रहा था। सो अब आप इस नहज पे पहुंच चुके हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ
उस चीज को ड्रैग कर सकते हैं। जो हुकूमत के अंदर लोग बैठे हैं सिर्फ उसको ड्रैग कर सकते हैं कि शायद कोई मौजज़ा हो जाए इन लाइक 3-4 मंथ्स टाइम, और वो मौजज़ा सामने आ जाए, और मौजज़ा होने के बाद शायद कोई रिलीफ दे सके अवाम को, और शायद उसके बाद इलेक्शन की तरफ जाएं तो उन्हें एक विन विन सिचुएशन नजर आ जाए, या ना भी हो तो उनको नेक टू नेक कम से कम जा सके। लेकिन वो भी होता हुआ नजर नहीं आता, क्योंकि आप इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस की तरफ बढ़ चुके हैं, जो कि दिन ब दिन ज्यादा बढ़ता जा रहा है। नुकसान किसको होगा? ये इसका नुकसान किसको होगा? ब्रिगेडियर साहब, आवाम को होगा उसका नुकसान हम लोगों को होगा, आपको होगा, मुझे होगा, बहुत होगा, और हम लोग इस पे सफर कर रहे हैं। एंड इसको हमें इन द डेज टू कम हमें दिस विल लाइक हमारे मुंह पे आएगा, दिस विल कम राइट ऑन आवर फेस। बिल्कुल ठीक है। और ये अभी इसकी पता नहीं चल रहा हमें इसकी ग्रेविटी, लेकिन इन द डेज टू कम इट विल कम राइट ऑन आवर फेस, और जब वो हिट करेगा हमें तो वो फिर हम समझ नहीं सकेंगे। सभी का रवैया ना इस वक्त कैसा राना साहब के कम वक्त में हर किसी के पेश नजर अपने सियासी मफादात हैं। पाकिस्तान की फिलहाल किसी को परवाह नहीं है, इसी वजह से स्नोबॉल इफेक्ट है मसाइल का, और कोई इसको अंडरस्टैंड नहीं कर रहा। तो ब्रिगेडियर साहब, अपेरेंटली तो ऐसे लग रहा है कि 14 मई को इलेक्शंस नहीं होने जा रहे, लेकिन अदालत का हुक्मनामा तो अपनी जगह पर बरकरार है, उससे अदालत ने कोई यू टर्न नहीं लिया, और ना ही ऐसा जाहिर हो रहा है। तो ना 8 अक्टूबर को ना 14 मई को, तो फिर क्या हो सकता है दरमियानी रास्ता? देखें, ये बात तो हमें भी लग रही कि 14 में मुश्किल है, इट इज़ नॉट प्रैक्टिकेबल, क्योंकि अभी तक फंड रिलीज नहीं हुए। कल मैं सुन रहा था कि दोबारा इलेक्शन कमीशन ने गवर्नमेंट को कहा है कि इमरजेंट हमें आप ये पैसे रिलीज करें, लेकिन वो तो पैसे रिलीज करने के गवर्नमेंट जो है मूड में, वो तो डिफाइंस है। वो कह रहे हैं बजट में नहीं ना रखेंगे, हम इस बार के बजट में जरूर रखेंगे। जी देखें, बात यह है कि वो बेसिक चीज हमें समझनी है, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो 90 दिन वाली चीज है, वो हो चुकी है। जो नुकसान होगा नहीं, नुकसान जो होना था पाकिस्तान को हो चुका है। ठीक है। और ब्रिगेडियर साहब, इसमें मानी खेज ये भी है ना कि पंजाब के इलेक्शंस पर जोर है, केपी में तो कोई जी अभी वहां पे भी कोई इतनी पेशेंस नजर नहीं आ रही है जी। तो देखिए, बात यह है कि वन डे इलेक्शन जो है, जिसमें पहले मैंने भी कहा, अगर वो इस पे वाकई एग्री कर जाते, को मौजूदा हो जाता है, तो वो बेशक सितंबर में हो, अक्टूबर में हो, कौम फिर भी कहेगी कि चलो कुछ ना कुछ फैसला तो हुआ, कोई रास्ते का जो सिमत है उसका तयन तो हुआ, तो एटलीस्ट हमारा ये क्राइसिस तो खत्म हुआ ना। और सुप्रीम कोर्ट भी जारी बात है सेटिस्फाइड होगी। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद कहा है 2 दिन पहले कि जनाब अगस्त के एंड में हमारे 5 साल पूरे हो रहे हैं असेंबलीज के, तो उसके आप आगे देख लें, वो 60 दिन 90 दिन जो भी टाइम बनता है इनके मुताबिक तो इलेक्शन हो जाएंगे। मैं अभी भी कहता हूं कि अगर वो भी हो जाता तो मेरे लिए 14 मई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं रही है। मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि भाई एक कंसेंसस हो जाए पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान। दूसरा, मैं ये समझता हूं कि देखें, ये 50 ईयर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये तो वक्त था, यकीनन एक बहुत बड़ा कारनामा था हमारे मोहतरम सीनियर लीडर्स का 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन। इस पे तो बहुत मुल्क में अच्छी खासे जो है लोगों को जश्न भी बनानी चाहिए थे कि कम से कम एक आईन हम चल रहे हैं वगैरह वगैरह, ठीक है, इस तरह की। लेकिन 50 ईयर्स ऑब्जर्व कर रहे हैं और इतनी मैसिव अनप्रेसिडेंटेड वायलेशन हुई है आईन पाकिस्तान की, तो ये भी आप किसने किए हैं ब्रिगेडियर साहब? ये तो उसमें कोई शक नहीं है। ये अब हमारी जो मौजूदा जो अपने पॉलिटिकल लीडरशिप है, ये उन लोग उनकी वजह से हुआ है। और आपकी बात सही है, जो ब्रेक में आपने कहा था ये प्रोग्राम के दौरान ही पहले, कि ये सियासी महाजरा ही नहीं रही, ये सियासी दुश्मनी में कन्वर्ट होगी। पहले कभी ऐसी सूरत पाकिस्तान में थी, बल्कि यहाँ पे तो इलेक्शन जब आते थे तो पॉलिटिकल पार्टी बड़े जोश के साथ और बड़ी खुशी के साथ इलेक्शन में जाते थे कि चलो कोई जीतेगा कोई हारेगा। इलेक्शन तो खुद एक बड़ी उसकी इकोनॉमी है, इलेक्शन की रैलीज, जलसे, जुलूस, वो जनाब रेडी वाला जो है उसके कितनी अच्छी दिहाड़ियां लग जाती हैं और ओवरऑल फिर एक माहौल बन जाता है। सो मेरे कहने का मतलब ये है कि दिहाड़ियां लग जाती हैं। जी नहीं, देखें, बड़ा वो एक समा होता है, लोग खुश होते हैं, मीडिया वाले बड़े खुश होते हैं, और अपने बहुत ज्यादा मीडिया की इकोनॉमी भी चलती है इलेक्शन की वजह से। मीडिया वालों के भी ट्राइंग टू से कि ये पता नहीं क्या हुआ है, हमारे पॉलिटिकल लीडर्स को, सियासतदानों को ये किस चक्कर में पड़ गए हैं। दिस हैज नेवर हैपेंड बिफोर। ये क्यों ऐसे कर रहे हैं? क्या वाकई एट द बैक ऑफ द माइंड उनका ऐसा सियासी एजेंडा है कि हमने पाकिस्तान को ऐसे ही रखना है? हमने जो माजी में हमारे साथ किया गया है, हम पाकिस्तान के साथ, अवाम के साथ जो है वो पर्सनल इंटरेस्ट की लड़ाई की वजह से ही तो पाकिस्तान आज किसी मकाम तक नहीं पहुंच सका, जाती लड़ाइयों की वजह से। जाहिर है रियासती मफाद मुकद्दम नहीं, जाती मफाद मुकद्दम है। लेकिन जो टेक्निकल
पॉइंट जिस पे राना साहब बार बार बात कर रहे हैं, तो हम डॉक्टर खालिद रांझा साहब की मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हुए डॉक्टर साहब आपसे ये जानना चाहेंगे कि इमरजेंसी का निफाज तो कहा जाता है कि मखसूस इलाके के लिए मखसूस वक्त के लिए होता है, वज़ीर आज़म उसकी पार्लियामान से मंजूरी लेता है, लेकिन परवेज़ मुशर्रफ साहब ने किस तरह इमरजेंसी का निफाज किया था? आर्टिकल 232 क्या कहता है? इसकी कितनी गुंजाइश है हमारे आइन में? गुजारिश ये है कि जो पैरामीटर्स हैं इमरजेंसी के, इमरजेंसी किस किस्म की लगा रहे हैं, इकोनॉमिक लगा रहे हैं या वी आर फेसिंग सम एक्सटर्नल थ्रेट्स, मैं समझता हूँ कि इमरजेंसी की जो सोच इस वक्त है ये हमारे आइन की नफ़ी होगी और माहौल की भी नफ़ी होगी। खुदारा इस आइन को चलने दे, ना बात करें इमरजेंसी, हम इमरजेंसी के है नहीं है। अपने ज़रा मसाइल देखें, आप इसको निभा भी नहीं सकते और जिस बात को आप निभा नहीं सकते उसको जफर हमारे। और मेरी बड़े अदब से गुजारिश है कि जो लेट द ईजीएस्ट वे आउट इज कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म, हम उसको क्यों नहीं फॉलो कर रहे? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? मेरा जाती मफाद और क्या है? मेरा मफाद कि जी मैं तो सीट हार जाऊंगा और क्या है? इसलिए मैं बड़े अदब से कह रहा हूँ कि जो निज़ाम एग्जिस्ट कर रहा है और इस वर्किंग, इसको करें, इसको चलने दें। और पहली बात तो यह है कि जो सियासतदान है वो जब अपना काम पे हट जाते हैं, जब अपने इशू पे हट जाते हैं तो मसले को अदालत में ले जाते हैं। वाई कांट यू डिजॉल्व द मैटर योरसेल्फ? और अदालत को जब लेके जाते हैं, अदालत में मसला हल नहीं होता, अदालत का क्या हो जाती है। और ऐसे जैसे अब आप कह रहे हैं कि जी बस मुझे बड़ा तजुब होता है जब कहते हैं अदालत जो है अपने हुक्म को कैसे बनवाएगी। कहाँ लिखा है कि अदालत का फर्ज है अपने हुक्म को मनाता होता हुआ? इंतजामिया का काम है ना, लेकिन डॉक्टर साहब अब क्या हो रहा है आप खुद देखें। हाँ, जब जस्ट मिनट, जब सेशन जज सजा बहुत देता है तो क्या वो देखता है क्या मेरे हुक्म के ऊपर ताबील हुई है कि नहीं हुई? इट इज नॉट हिज जॉब। अदालत का काम है फैसला देना, वो उन्होंने दे दिया या नहीं दिया, उन्हें देना चाहिए एंड दैट्स इट। और मेरा दिल नहीं मानता कि अदालत का फैसला दे और उस पर अमल ना हो। लेकिन डॉक्टर साहब उसमें ये भी तनकीद की जाती है ना कि अदालत का तो काम नहीं था मॉनिटरिंग जज बिठाना नवाज शरीफ साहब के मामले के ऊपर, तो वो भी गलत हुआ था ना? नहीं, मैं कहता हूँ द कोर्ट शुड नॉट इन्वॉल्व देमसेल्फ इन पॉलिटिक्स। ठीक है, सबसे बड़ी गलती ये है कि अदालत को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए और पॉलिटिशियंस जो बड़े जो मदर ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशंस है उनको भी अपना फैसले खुद करने चाहिए, उनको इधर उधर बखेरने चाहिए। इन्वॉल्विंग कोर्ट इनटू इट इज द बिगेस्ट वीकनेस। ऐसा एक क्वेश्चन करना चाह रहा था, पूछना चाह रहा था जी राणा साहब से। राजा साहब ये सारी बातें तो बड़ी आइडियल, सब कुछ पेश कर दिया। हाँ, करारदाद मैं नहीं पास कराऊंगा, लेकिन मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ राजा साहब, द पॉइंट इज कि यहाँ पे आप तो बड़ी आइडियल सिचुएशन की बात कर रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, अदालत को अपना जो फैसला है उसको इम्प्लीमेंट करवाना चाहिए और उसमें नई इफ्स एंड बट्स नहीं होने चाहिए। बट जैसे आयशा कह रही है कि जनाब फिर आप यहाँ पे क्यों मौका दे रहे हैं? वो कह रहे मनवाना नहीं चाहिए, बस हुक्म देना चाहिए। जी मैं वही अर्ज कर रहा हूँ मैं, तो फिर वो ओवरलैप हो रहा है, वन लाइनर कर लें। हाँ, लेट मी जस्ट वन सेंटेंस। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम गुफ्तगू करते हैं एक गैलेटेरियन, और जिसमें हम सब शामिल हैं, राणा साहब भी शामिल है, हम गुफ्तगू गैलेटेरियन करते हैं, लेकिन सोच हमारी एग्रेरियन है, सोच हमारी फ्यूडल है। और वो जो फ्यूडल सोच है गुफ्तगू में, वो जैसे इमाम मस्जिद खुतबा दे रहा था, बड़े अच्छे अल्फाज बयान करता है, बड़ी आयतें पढ़ता है, लेकिन उसे टेढ़ में ये बात नहीं होती। तो मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि जो हम अच्छी बातें करते हैं, ये गुफ्तगू एक गैलेटेरियन है, लेकिन सोच हमारी। ब्रिगेडियर साहब का क्वेश्चन लीजिएगा जरा डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर साहब काइंडली ये फरमा दें कि आर्टिकल, अगर वो नौबत ऐसी आ गई कि टॉक्स ब्रेक डाउन हो जाती हैं और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला अपना एक देना ही देना है, जो हमें वो भी नजर आ रहा है, तो क्या वो आर्टिकल 190 को इन्वोक कर सकते हैं अपने फैसलों को इम्प्लीमेंट कराने के लिए? गुजारिश ये है कि वो तो फैसला इम्प्लीमेंटेशन के बाद की बात है, पहले फैसला दे तो दें। तो डॉक्टर साहब उसमें उन्होंने कहा कि 14 मई का फैसला बरकरार है, अगर नहीं पहुंचते ये किसी नतीजे पर। मैं समझता हूँ, मैं बड़े अदब से कहता हूँ, मेरी निगाह में वो फैसला दे चुके हैं, और ना भी दिया होता तो आइन ने फैसला दिया हुआ है। व्हाई डोंट वी ऑल फॉलो इट?
और जहां तक इसकी इम्प्लीमेंटेशन है, जब लोगों ने वायलेट किया तो आपने देखा क्या हाल हुआ जनरल परवेज मुशर्रफ साहब का। ठीक है, फिर वो तारीख अपना फैसला देती है। उसमें 18 जर्नैल थे, 18 जर्नैल थे और 4 चीफ मिनिस्टर्स थे और 4 गवर्नर थे जिन्होंने फैसला किया था, लेकिन हमने एक बंदे को क्या कर दिया था। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है डॉक्टर साहब। लेकिन फिर वो हाँ, उसमें पाकिस्तान बहुत पीछे रह गया ना, और फिर तारीख ने अपना फैसला दिया। जब फैसलों पर अमल दरामद ना हो तो ये सिचुएशन पेश आती है। लेकिन कौमों के मामले में जो वक्त है उसकी नज़ाकत को मलहूज़े खातिर रखना चाहिए। नहीं डॉक्टर साहब, आपकी बातें 100% दुरुस्त हैं और बहुत से अहम नुक्तों पर हम बात कर रहे हैं। तो ब्रेक के बाद आते हैं, ज़रा इस सिलसिले को बढ़ाएंगे। वेलकम बैक टू द शो। अतर हम अब चाहते हैं कि अब सॉल्यूशंस के ऊपर बात हो, कि सारे तरीकों के ऊपर तो डिस्कशन हो गई और सारे ऑप्शंस भी ट्राई कर लिए, और इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन अभी बचा है जो इससे पहले भी सारे मसाइल का आखिरी हल तस्वुर किया जाता था और वो हो जाता था। अभी तक उसकी नौबत नहीं आई और शायद आ भी ना सके, जो मुल्क के हालात हैं, माशी हालात। लेकिन आप क्या फोर्सी करते हैं, ये जो इतनी हलचल हुई है, चेयरमैन सेनेट एक्टिव हुए हैं, क्या ऐसा है कि कोई फाइनल कॉल दी गई है, आखिरी वार्निंग दी गई है, डेडलाइन दी गई है जिसके बाद ये हुआ, या ये ज़रूरत वक्त है, अब हो जाना चाहिए? देखें, एक है पॉलिटिकल रेटरिक जो आपको मसलसल कौमी असम्बली के अंदर हुकूमती शख्सियात की जानिब से सुनाई दे रहा है। बार बार वो ये कह रहे हैं हम इस फैसले को नहीं मानते, उस फैसले को नहीं मानते। लेकिन हकीकत ये है कि अदालत का एक फैसला आया हुआ है। ये जो सारी हलचल हो रही है, ये अदालत के फैसले की वजह से उसका खौफ है। ये जितनी मर्जी बात करते रहे कि आज आपको शहबाज शरीफ, कुछ लोग कह रहे हैं कि बड़े कॉन्फिडेंस नजर आ रहे, नहीं, मुझे तो वो बहुत ज्यादा खौफजदा नजर आए कि 1000 दफा भी मैं घर चला जाऊंगा। जो कॉन्फिडेंट होता है वो घर जाने की बातें नहीं करता, वो तो ये कहते हैं ना कि जी ये ईवान है, ये मुझे प्रोटेक्शन देगा, हम तो कहीं नहीं जा रहे, हम यहीं बैठे। इनको पता है कि अदालत का फैसला आ चुका है और ये वही मोजिज़ शख्सियात हैं। अगर आप इनके कल परसों के बयान चला लें, ये कह रहे थे कि हम तो बात करेंगे ही नहीं, क्यों हम बात करें, आज क्यों ये राजी हुए? और इन्होंने चेयरमैन सेनेट को भी इन्होंने बीच में डाला है कि जनाब आप भी कुछ करें। आज वहां पे इसहाक डार साहब भी बैठ के, दीगर मोजिज़ शख्सियात भी बैठ गई। तो ये अदालत का जो फैसला आ चुका है, इनको पता है कि एक तरफ आपने सियासत करनी है लेकिन मुल्क का निज़ाम चलाना है, तो वो आइन और कानून के मुताबिक चलेगा। अगर अदालत ने कोई फैसला दे दिया कि शहबाज शरीफ नाअहल हो गए, आप यहाँ पे भी नोट कर लें, दुनिया की कोई ताकत उनको नहीं रोक सकती, वो उनको जाना पड़ेगा। और ये पैगाम बिल्कुल वाजे है। अच्छा, और इस वजह से ये सारी हलचल हो रही है। और कोई अगर नोटिस जाता है और वज़ीर आज़म पेश ही नहीं होता है कि उन्हें पार्लियामेंट का एतमाद हासिल है, फिर कैसे जाएंगे? नहीं, वो बेशक पेश ना हो ना, ये इससे ये वो सारी चीजें हैं जो आप थ्योरी के अंदर तो बैठ के किसी जगह पे प्लानिंग कर सकते हैं, लेकिन आइन और कानून इस तरह काम नहीं करता। आप कोई किसी भी शख्स को अगर अदालत कोई नोटिस देती है, वो पेश बेशक ना हो, तो क्या उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी? मेरे ख्याल में बिल्कुल कार्रवाई होगी, वो पेश हो या ना हो। और इसी चीज का खदशा है। मुल्क की सबसे बड़ी अदालत है। देखें, या तो आप आइन कानून खत्म हो जाएगा उस दिन, या फिर वजीर आजम घर जाएंगे। दो चीजें होंगी। रियासत इस तरह नहीं चल सकेगी जिस हालत में अभी रियासत है। इस तरह रियासत का आईनी और कानूनी वजूद खुदा न खास्ता उस दिन से खत्म हो जाएगा जिस दिन खड़े हो गए वजीर आजम सुप्रीम कोर्ट के सामने। बिल्कुल ठीक है। अच्छा राना साहब, इसमें ना दो है पिटिशंस। एक तो ये कि इलेक्शन सारे मुल्क में एक ही दिन करवाए जाएं, और दूसरा ये इलेक्शंस के, पंजाब इलेक्शंस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने जो फंड्स के इजरा का हुक्म दे रखा है जिस पर अमल दरामद नहीं हो सका। आज के समात के बाद अब अगर कल अव्वल तो अभी कॉज लिस्ट आई नहीं है, पंजाब इलेक्शन के हवाले से समात होती है, तो आपके ख्याल में अदालत का मूड डिफरेंट हो सकता है? अदालत ने देखें, अदालत ने तो ये भी कहा था कि मंडे को वन लाइनर बताएं कि जी आप पैसे ट्रांसफर होंगे कि नहीं होंगे। वहाँ पे चीफ इलेक्शन, वहाँ पे सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन भी वहाँ पे गए थे, वहाँ पे फाइनेंस के लोग भी गए थे। देयर वर सो मेनी पीपल जो वहाँ पे गए थे। और अदालत ने कहा था 2-3 दिन बाद जो मंडे आ रहा था, वो मंडे पता नहीं कितने मंडे गुजर गए, लेकिन उस मंडे को उन्होंने कहा था कि वन लाइनर हमें चाहिए, रिपोर्ट चाहिए कि आप जनाब यहाँ पे स्टेट बैंक जो है वो फाइनेंस को देगा, फाइनेंस AGPR को देगा, AGPR से आगे जनाब इलेक्शन कमीशन को दिए जाएंगे पैसे। वो कहाँ गई रिपोर्ट, वो कहाँ पास खेला जा रहा है, वो तो चीफ जस्टिस ने भी कहा। अच्छा राना साहब, वक्त हमारे पास बड़ा मुख्तसर है, मुझे ये बताएं, अब ये तो टाइम बाय करने की टैक्टिक कह रहे हैं। अतर ने भी कहा कि मुझे मुज़ाकरात है, इनका रिजल्ट नहीं निकलेगा। ये इतने मुस्तैद और इतने मुतहरिक क्यों है इस वक्त पॉलिटिशियंस? रिजल्ट के लिए ही है? I personally think, देखें, वो एक लास्ट एफर्ट करने के लिए उन्हें कहा जा रहा है ताकि आप लोग, मैं लोग, हम सब लोग जो देख रहे हैं
कि उनकी तरफ बक पास कर दिया गया है कि जनाब वो कोई फैसला कर दें, और अगर वो फैसला नहीं करते कोई तो उसके बाद फिर जो भी होगा उसको सब एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो। तो ये एक ऐसी एक एक्सरसाइज है, उसका रिजल्ट निकलता है या नहीं निकलता है, देयर आर वेरी ब्राइट चांसेस कि इसका रिजल्ट कोई नहीं निकलेगा, और बड़े ब्लीक चांसेस है कि इसका शायद कोई रिजल्ट निकला है। आई वुड से सिंगल डिजिट में इसका कोई होगा चांसेस कि इसका कोई रिजल्ट निकला है, अदरवाइज नहीं इसका कोई रिजल्ट निकलना। लेकिन देन अगेन वो आखिरी एक्सरसाइज कराने की जरूरत है, एक्सरसाइज करने की जरूरत है, ताकि कल को किसी को गिला शिकवा ना हो कि जनाब सारी ऑप्शन जो है एक्सप्लोर नहीं की गई। ठीक है, अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें फवाद चौधरी साहब, माजरत ब्रिगेडियर साहब, मैं डॉक्टर साहब से जानना चाहूंगी, वो अतर ने जो नुक्ता इनकम्प्लीट छोड़ा कि तौहीन अदालत के सिलसिले में अगर शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान को तलब किया जाता है, क्योंकि फवाद चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि या इलेक्शंस होंगे या आर्टिकल 6 वज़ीर आज़म पर लगेगा, तो अगर अदालत तौहीन अदालत को नोटिस करती है और वज़ीर आज़म ये कह के पेश नहीं होता है कि उन्हें पार्लियामेंट का एतमाद हासिल है और वो चीफ जस्टिस जो फुल कोर्ट भी नहीं बुला सकते, वो अपने हाउस को ऑर्डर नहीं कर सकते, वो इस तरह का ऑर्डर पास नहीं कर सकते या तौहीन अदालत इशू नहीं कर सकते, तो आपके ख्याल में क्या कार्रवाई होगी मुमकिन तौर पर? जहाँ तक मेरी सोच है, पहली बात तो ये सोचें कि किस कानून के ताबे स्पीकर असेंबली कह रहा है कि मैंने खत लिखा है तमाम जजों को। दिस इज द वर्स्ट कंटेम्प्ट यू कैन थिंक ऑफ। क्या मैं खत लिख सकता हूँ चीफ जस्टिस को? आप लिख सकते हैं चीफ जस्टिस, इट इज़ कंटेम्प्चुअस। और इस बरबला कहना कि हाँ जी मैं कौन सी स्पीचेस थी जो लोगों ने नहीं सुनी हुई थी, क्या ये उन लोगों के एहसास कन्वे करना चाहते थे? आई थिंक वी हैव रीच्ड अ स्टेज वेयर यू आर डिनाइंग द सुप्रीम कोर्ट इट्स एग्जिस्टेंस। हमें इसका ख्याल करना चाहिए। और जहाँ तक ये अमल है, ये अमल ऐसा बढ़ जाएगा जैसे कोई आदमी कहेगा जी मैं नहीं आपकी बात मानता, मैं पाबंद नहीं हूँ आपके फैसले का, मैं बताता हूँ मेरी बात सुने। तो मैं बड़े अदब से कह रहा हूँ कि जब लॉ इन ऑपरेशन आता है तो फिर ये कहना कि मुझे तहफ़्फ़ुज़ अख़लाक़ है, ओनली लीगल प्रोटेक्शन अवेलेबल। अगर कोई कानून में कोई प्रोटेक्शन है तो यकीनन उसको लीजिएगा, अदरवाइज मैं नहीं समझता कि आर्टिकल 204 में कोई रोक है कार्रवाई करने से या सजा देने में। ठीक है, ब्रिगेडियर साहब कुछ कहना चाहेंगे बिफोर वी क्लोज? स्पीकर साहब को ये कहिएगा जी, स्पीकर साहब को ये कहिएगा कि आइंदा ऐसी बात ना करें और पहले किए की माफी मांगे। इट्स अ ग्रॉस कंटेम्प्ट। ओके, गॉट योर पॉइंट। वो बहुत कुछ गैर मामूली हालात ये कहूँगा कि अगर पाकिस्तान का इनको सोच है पाकिस्तान की खैर और मुस्तकबिल के लिए कि हालात को ठीक करना, तो वन डे इलेक्शन पे अगर ये एग्री कर जाते हैं, बेशक सितंबर में हो अक्टूबर में हो, आवाम कहेंगे ठीक है, एक रास्ते का तयन तो हो गया। पहली बात ये। दूसरा ये है कि इतनी सीरीज ऑफ डिफाइंस हुए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड दी और वायलेशन ऑफ द वर्डिक्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कि मैं समझता हूँ जो अतर काज़मी साहब कह रहे हैं कि अगर वो नौबत आ गई कि कुछ एलीट लोगों को सुप्रीम कोर्ट को डिस्क्वालीफाई करना पड़ा फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, उस वाली सूरत मैच वहां तक पहुंच गई, वो उसको भी डिफाई करेंगे। और जब वो ऐसी सूरत हाल अल्लाह ना करे हो, उससे पहले हालात ठीक हो जाए, जब वो उसको भी डिफाई करेंगे जो अभी मूड नजर आ रहा है तमाम लोगों का, तो मैं समझता हूँ उस वक्त दो लफ्ज़ हैं पाकिस्तान में, एनीथिंग एनी टाइम। ठीक है, और अभी के लिए क्योंकि हालात इतने हैं कि कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, तो अभी के लिए हम मुनासिब हुक्मनामे और जो सियासी जमातों के दरमियान डायलॉग हो रहा है जिसकी नौयत हमें सीरियस दिखाई दे रही है, उसके रिजल्ट पर इत्तफाक कर लेते हैं। अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।